नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम फिर से बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर में होने की उम्मीद है, लेकिन सी वोटर ने एक नया ट्रैकर जारी किया है कि बिहार का मूड क्या है और ये मूड मैं बता दूं बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो यशवंत, हमने जो ट्रैकर में पहले भी देखा था, दिल्ली में भी सरकार बदल देंगे या नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर तो 50% लोग ये कह रहे हैं कि वो नाराज़ है सरकार के बिहार में और वो सरकार बदलना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो नहीं बदलना चाहते हैं, अगर मतलब नाराज़ हैं लेकिन नहीं बदलना चाहते हैं और नाराज़ नहीं है, बदलना नहीं चाहते हैं, उनको जब जोड़ते हैं तो वो 47% पे चला जाता है, 25% प्लस 22%। तो क्या ये आंकड़ा बिहार में इस बार परिवर्तन की आहट दे रहा है या घंटी बजा रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आधे लोग कम से कम जो है वो सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन पहले तो ये हम बताएं कि ट्रैकर जो है बिहार का या पूरे देश का, हम दर्शकों को बार बार बताते रहते हैं कि हम लोग 365 दिन सारी सरकारों का, सारे राज्यों का हम ट्रैकर चलाते हैं। अभी हमने बिहार का ट्रैकर केवल इसलिए दिया क्योंकि मूड ऑफ द नेशन जब हमारा अभी आया था, अभी फरवरी जी, में ही, उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बिहार के जो विधान लोकसभा के हमारे अनुमान थे, मतलब उस समय पे जी, जिसमें एनडीए को एक तरफा जीत मिल रही थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो विधानसभा का भी रिजल्ट यही आएगा। जी, और मैं बार बार समझा रहा था कि नहीं, एमओटीएन के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर के हैं। जी, विधानसभा चुनाव के वोटिंग इंटेंट से इनको कंपेयर मत कीजिए। लेकिन काफी ज्यादा सवाल थे, तो मुझे लगा कि नहीं, ट्रैकर जो है वो नतीजे तो हमारे पास में है ही है, तो एक बार अपडेट कर देना ही बेहतर है, ताकि दर्शकों को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि जी, विधानसभा के ट्रेंड्स क्या है। इसलिए हम इस ट्रैकर को अभी हम लेके आ गए। अन्यथा सामान्यतः 6 महीने पहले हम पहला ट्रैकर लेके आते हैं। जी, तो जो आपने पहला सवाल बोला, निस्संदेह उसमें एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें। लेकिन बिहार में चूंकि मामला बाइपोलैरिटी में इतना फंसा रहता है कि मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर ज्यादा सामान्यतः दिखा नहीं। मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर से अर्थ बिहार में केवल और केवल नीतीश कुमार के वोटर का ही रह जाता है कि वो पेंडुलम की तरह जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो उधर जीत जाते हैं, जब बीजेपी के साथ आते हैं तो इधर जीत जाते हैं। लेकिन एक सामान्य मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर ऐसा बिहार में अभी तक हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया, जो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर बढ़कर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दे। तो ये 50% सारा का सारा एक ही पार्टी, खासतौर पे तेजस्वी यादव को चला जाएगा, इसमें अभी मुझे संदेह है। तो पहला सत्य यह है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के अंदर नाराजगी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुतया दूसरा तथ्य यह भी है कि इससे बाय डिफॉल्ट तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। ये भी इतनी सहज और सीधी बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए 50% लोग जब कह रहे हैं और वो तो अभी चुनाव में समय है, 6 महीने से अधिक समय है। 50% लोग कह रहे हैं जब सरकार से वो नाराज़ है और बदलना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा नंबर है। और आम तौर पे हमने देखा, यशवंत, दिल्ली में भी देखा कि ये जब चुनाव के नज़दीक आते जाते ये नंबर और बढ़ता जाता है। तो ये आपने जो बाकी ट्रैकर से तुलना की है, तो ये जैसे आपने कहा कि बहुत ध्रुवीकरण है वोटरों में, या तो वो आरजेडी के पक्ष में है या आरजेडी के विरोध में है, या बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के विरोध में है, और बीच में कोई नहीं है। पर फिर भी ये 50% का जो नंबर है, इसको हम क्या माने कि चुनाव किस तरफ जा सकता है? देखिए, अगर आज चुनाव हो जाते हैं एज ऑन टुडे, जी, तो 50% नाराजगी, और अगर आप अभी सीएम के आंकड़ों पे जाएंगे मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर, तो जी, आप उसमें पाएंगे कि उसमें लगभग 40% के ऊपर का आंकड़ा तेजस्वी यादव के लिए आ रहा है। जी, तो आप एक अंदाजा तो आप उससे लगा ही सकते हैं कि आरजेडी के अपने वोट शेयर के फिगर जो है, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के, लेफ्ट गठबंधन के, जो यूपीए का आप कह लें, जी, वो आंकड़ा 40-41% पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा जी, है। यहां से अगर आप केवल अंकगणित की बात करें, तो ये लगता है कि भाई सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, अगर आप केवल अंकगणित वैसे देखें तो। लेकिन पिछली बार तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में अलग लड़े थे, और तेजस्वी यादव, नीतीश और बीजेपी, इन तीनों का अंकगणित अगर आप मिला के देखें तो मामला कुछ अलग दिखाई देता। तो समस्या यह है कि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी या व्यक्तिगत जो उसका असर है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है, और वो गिरावट एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है।
हालांकि उस गिरावट का अर्थ ये कतई नहीं है कि बीजेपी या जेडीयू का वोटर जाके तेजस्वी यादव को वोट दे आए, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना घर, अपना एक कोना, अपना एक पोल संभाल के रखा है जो 40% है। आने वाले 6 महीने में उन्हें इसको बढ़ा करके 46-45%, 5-6% इसमें इजाफा करना है, ये उनका चैलेंज है। लेकिन अगर आज होता है मुकाबला, तो आज की तारीख में मामला अटक जाएगा और मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी के ज्यादा आसार होंगे आज अगर चुनाव होता है तो जीतने के। तो ये जो आंकड़ा जिसकी बात अभी यशवंत कर रहे थे, वो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो जब बिहार के लोगों से पूछा गया कि उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो 40% लोगों ने कहा, 100 में से 40 लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। और नीतीश कुमार जो कि पिछले कम से कम 20-25 सालों में बिहार की राजनीति में एक सशक्त चेहरा बन के उभरे हैं, लगभग मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं पूरे समय तक। उनके बारे में उनकी जो लोकप्रियता उसमें भारी गिरावट देखने मिल रही है, वो 18% पर पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ एक और जो चौंकाने वाला खुलासा है कि प्रशांत किशोर, जिनकी जन सुराज पार्टी है, वो 14% पर है। मतलब बीजेपी के सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनकी रेटिंग 8% है और प्रशांत किशोर की 14% है। तो यशवंत, दो अलग अलग सवाल है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये फासला बहुत बड़ा है, तेजस्वी के पास लगभग डबल की लीड है। और दूसरा ये जो प्रशांत किशोर की एंट्री है जो नंबर 3 पर है, तो वो क्या कहती है? देखिए, ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के नंबर जो है दरअसल वो एक अलग ही फिनोमिना से आ रहे हैं। मसलन अगर आप तेजस्वी के नंबर देखें तो उसमें बहुतायत में नंबर आपको मुस्लिम और यादव मतदाताओं की दिख जाएगी। अगर आप नीतीश कुमार जी के नंबर देखें तो आपको उसमें बड़ी तादाद में जो है कुर्मी, कोयरी, ओबीसी, कुछ पसमानदा मुस्लिम, उनकी तादाद आपको दिख जाएगी। सम्राट चौधरी जी के लिए बड़ी तादाद में अपर कास्ट के दिख जाएंगे। बिहार की जातिगत गणना या जातिगत राजनीति है ऐसी ही। लेकिन प्रशांत किशोर के नंबर थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और अलग हैं। उनके नंबरों में कोई एक पर्टिकुलर जाति के बहुत ज्यादा वोटर हैं ऐसे नहीं आया है। मतलब उसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, थोड़े मुसलमान भी हैं, थोड़े अगड़े ज्यादा हैं, ये बात सही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर के नंबर जो चढ़ रहे हैं या चढ़े हैं अभी तक, वो मुख्यतः नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी के हिस्से से आए, मुख्यतः। जी। और तेजस्वी अपना 40% के नंबर के आसपास लगातार बने हुए। तो अभी तक की जो उनकी चढ़ान है वो तो एट द कॉस्ट ऑफ नीतीश कुमार दिखाई दे रही। लेकिन यहां से आगे या तो वो चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे, दो में से एक ही चीज होगा। अगर सस्टेनेंस विधानसभा चुनाव के आते आते अगर ये नंबर 14 से 15 से बढ़ के 20, 21, 22 तक पहुंचता है, तो वो क्या केवल नीतीश के खाते से आएगा? ऐसा नहीं है, तब वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के खाते से भी आएगा, क्योंकि युवा मतदाता पिछली बार 5 साल पहले तेजस्वी यादव ने अच्छे खासे अपनी तरफ खींचे थे बेरोजगारी के मुद्दे पे, और प्रशांत किशोर भी युवा है। तो अगर इसके आगे उनका ग्राफ बढ़ेगा तो क्या वो तेजस्वी के खाते से आता है या बीजेपी के खाते से आता है, मतलब जेडीयू के खाते से, ये देखना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, बिना किसी पार्टी के स्ट्रक्चर के, बिना किसी जातिगत राजनीतिक बैकड्रॉप के या लेगेसी के बगैर बिहार में 10-15% का भी बेस खड़ा कर लेना ये बड़ी बात है। क्योंकि बिहार में 10-15% का बेस खड़ा करना बड़ी बात उस लिहाज से नहीं है अगर आप किसी एक जाति विशेष के आप वो करें। जीतनराम मांझी भी अपनी जाति के हिसाब से करते हैं, मुकेश कुशवाहा भी, वीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी, वो भी करते हैं, पप्पू यादव का अपना चलता है। तो 2, 4, 5%, 10% आप नीतीश कुमार जी का देखें तो कुर्मी कोयरी वाला वोट बैंक उनका ब्लॉक करीबन 10% के आसपास अगर आप दिमाग में मान लें, तो ये जातिगत बेस खड़ा करना ये बड़ी बात नहीं। लेकिन बिना जातिगत या जाति की आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स किए बगैर 10-15% तक बेस खड़ा कर लेना, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नया फिनोमिना है बिहार को देखने के नजरिए में। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। क्या बिहार उस तरीके की राजनीति के लिए तैयार है, ये हमें नहीं पता। जितनी ज्यादा जातिगत राजनीति हम बिहार में देख चुके हैं, उसमें एक नए फिनोमिना में मुद्दों के ऊपर या उस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करना, बिहार इसके लिए तैयार है क्या, ये मुझे नहीं पता। ये आने वाले 6 महीने में पता लगेगा कि ये ग्राफ 14-15 से बढ़ के 20 जाता है या घट के 5 होता है। बिहार की राजनीति उससे हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में।
ये तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री लगभग 2 साल पहले हुई है, जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की, फिर पिछले साल उन्होंने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की, उसके पहले वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे। मतलब नेताओं को चुनाव जितवाने का काम करते थे और लगभग सभी पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक। लेकिन यशवंत, जो आप ये कह रहे हैं कि 14% उनको जो मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है कम से कम, वो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं जेडीयू या बीजेपी के हिस्से से आ रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर की ये संभावना ज़्यादा है कि वो जेडीयू और बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे बनिस्बत कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के? क्योंकि आपने जैसे कहा कि तेजस्वी का जो 40% है वो लगभग वो इंटैक्ट है अभी तक के लिए। जी, एक एक दो दूनी चार वाले एंगल से अगर आप इसको सोचें तो पहले प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि नुकसान वो कर रहे हैं एनडीए को। लेकिन राजनीति में दो दूनी चार होता नहीं है। दूसरे एंगल से सोचिए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको ये लगेगा कि जो भी नाराज वोटर है एनडीए से, वो अगर प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है और तेजस्वी की ओर नहीं जा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तेजस्वी को उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से उनको उम्मीद हो। दूसरे शब्दों में बोले, एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा कारगर तब होती है जब नाराज वोटर सत्ता पक्ष से शिफ्ट होकर के विपक्ष की ओर जाए, लेकिन वो विपक्ष की ओर न जाकर के एक तीसरी जगह पे फिट हो जाए, तो अपने 40% तो बने हुए हैं, उसके आगे वो केवल ये कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि प्रशांत किशोर 10% और खा ले बीजेपी का, और बीजेपी और एनडीए का वोट जो है वो घट के 35% हो जाए उस तरीके के, और हम डिफॉल्ट से जीत जाए। ये राजनीति अगर का आप आंकड़ा देखेंगे तो वो तेजस्वी ऐसा सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर केवल 8-10% ही वोट काटते हैं सत्ता विरोधी, तो वो तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं। क्योंकि उसमें फिर वो एक तरह से बीजेपी से, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा नाराजगी या उदासीनता किस में है? सबसे ज्यादा उदासीनता है जेडीयू को लेकर के बीजेपी पे के अपर कास्ट वोटर्स में। जिन जिन जगहों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगा और उसके अपर कास्ट कैंडिडेट नहीं हुए, उन जगहों पे बीजेपी का अपर कास्ट वोटर वो प्रशांत किशोर की ओर जा सकता है। सेम इक्वेशन दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के, मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी की भी हो सकती है। वो हिस्सा वो आरजेडी के हिस्से से भी आ सकता है। अब जी। सवाल यहां पे यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन और इन सारी चीजों में वो किस तरीके से प्ले करते हैं। प्रशांत किशोर का कैंपेन सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। लोगों ने अगर उनको वोट कटवा की तरह से ट्रीट करना शुरू किया तो उनके वोट गिर जाएंगे, लेकिन वो लोगों ने अगर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ये ऑप्शन की तरह खड़ा हो सकता है मामला, तो हो सकता है कि उनका ट्रैक्शन और बढ़े। अगर वो एंटी इनकम्बेंट वोट को काट के केवल एक कोने में हो जाते हैं तो उससे तेजस्वी को लाभ नहीं होगा। तेजस्वी को लाभ तब होगा प्रशांत किशोर 3-4-5% और बीजेपी के ही वोट काटे, लेकिन वो दुधारी तलवार है। जैसा मैंने पहले शुरुआत में बोला, अगर वो अगले 5% तेजस्वी के हिस्से के खींचते हैं तो मामला अलग तरीके से चलेगा। ये चुनाव तेजस्वी के फ्रंट रनर होते हुए भी बंद चुनाव नहीं है, ये खुला हुआ चुनाव है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी या अप्रूवल रेटिंग कम जरूर हुई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अपने 10% के वोटिंग ब्लॉक के ऊपर बैठे हैं, बने हुए हैं। उनको ये करके हम सोच करके एक कोने नहीं कर सकते कि अब वो रिटायर हो गए, उनको कोने कर दे, बीजेपी उनके बगैर काम चला लेगी। बीजेपी उनके बगैर काम नहीं चलाएगी। इसीलिए देखिए, आप बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई भी बात कभी भी नहीं बोली। वो लगातार ये मेंटेन किए हुए हैं कि नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि उनको भविष्य दिख रहा है। बीजेपी का संगठन ये देख पा रहा है, संघ वाले ये देख पा रहे हैं कि पोस्ट नीतीश सिनेरियो जब भी होगा तो उनका एक जो वोट है, वो जैसे उड़ीसा में नवीन बाबू के साथ में उन्होंने अपने सद्भावपूर्ण व्यवहार बना के रखा है, क्योंकि उनको पता है कि नवीन बाबू के वोट जो है वो एंटी कांग्रेस वोट है। पोस्ट नवीन पटनायक सिनेरियो में बीजेपी उस वोट बैंक को अपनी ओर सहृदयता से लेना चाहेगी। सेम वही वो जेडीयू के साथ में देख रहे हैं कि पोस्ट नीतीश सिनेरियो में जेडीयू के वोट वो अपनी तरफ सहृदयता से लेना चाहेंगे, इसलिए वो नीतीश को कंटिन्यू करेंगे। ये संक्रमण काल है मिलिंद, बिहार की राजनीति में बहुत जबरदस्त संक्रमण काल है। एक नीतीश कुमार जैसे फेनोमेना का धीमे धीमे अस्त होना, और
उस ट्रांजिशन के फेज में कौन कहां पे बढ़ रहा है, इस पे निगाह रखना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सबसे आखिर में यशवंत, जो आपने कहा कि संक्रमण काल है बिहार की राजनीति में, लेकिन जो आपने सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार ने जो बार-बार पाला बदला है, उससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है क्या? तो 58% लोग कहते हैं कि हाँ, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। 12% ल कहते हैं समव्हाट, मतलब 70% लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं ये जो बार-बार नीतीश कुमार ने डैमेज हुआ है, क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिला दूँ कि 2005, 2010 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, फिर बीच रास्ते वापस वो बीजेपी के साथ हो गए। 2020 में उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर वापस पलट के आ गए। ये तो गिनती बड़ी मुश्किल हो गई है, यशवंत क्या-क्या याद रखें। फिर वो चले गए, फिर वो आरजेडी के पास गए और फिर लौट के अब जो है वो बीजेपी के पास आए। लेकिन यशवंत कहीं न कहीं बीजेपी को भी के लिए भी तो कहीं लायबिलिटी बन गए, क्योंकि देखिए इस बार जब प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया तो आज जेडीयू को ऐसी खबरें आई कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनको, नीतीश जी को भावी मुख्यमंत्री कह देंगे। वो सिर्फ़ लाडले मुख्यमंत्री कहकर रह गए और आपको याद होगा पिछले चुनाव के दौरान भी आखिर में इस तरह की खबरें आने लग गई थी कि नीतीश का पोस्टर हटा दिया है और सिर्फ़ मोदी का ही पोस्टर लगा हुआ है, इस तरह की भी खबरें आई थी। तो ये जो नीतीश की विश्वसनीयता कम हुई है, ये भी तो कहीं न कहीं इस एनडीए गठबंधन के लिए एक लायबिलिटी होगी। है। नीतीश जी की विश्वसनीयता बाय द वे महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से और जीतने से कम नहीं हुई, बीजेपी के साथ लड़ने और जीतने से नहीं कम हुई। जो कम हुई वो दो अवसरों पे हुई कि वो लालू जी के साथ लड़े और फिर उनको डंप करके बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ लड़े, उनको डंप करके लालू जी के साथ चले गए। जी, ये चुनाव में जनादेश का जो एक अपमान किया, जी। मुझे लगता है उससे उनकी विश्वसनीयता बहुत, और इसलिए उनके जो आज से 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर्स रैंकिंग में नंबर 40-45% घुमा करते थे, वो एकदम से आप 18% पे आप ड्रॉप देख, कारण उसका यही है, मुख्य कारण यही। तो निस्संदेह अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको वो लायबिलिटी ही दिखेंगे। और एक बात आपको और बताएं मेरे, बिहार में दरअसल पॉलिटिकल पोलराइजेशन बाइपोलैरिटी की ओर ही बढ़ रहा है। पार्टियां दो ही बची हैं, एक आरजेडी और एक बीजेपी। बीजेपी के ग्राफ में कोई कमी नहीं आ रही, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ग्राफ में कोई कमी नहीं आ रही है। तो बिहार में बीजेपी अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ लड़ना चाहे या बिना कोई लोकल लीडरशिप के लड़ना चाहे, अभी दिल्ली में बिना किसी लीडरशिप के तो लड़ ही गए ना, वो चुनाव जीत ही गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वहां के बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र जिनसे बात होती है आंकड़ों को समझने के लिए कि भाई आंकड़े आ गए, अब ये बताओ क्या लग रहा है आपको, बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों का कहना है कि दरअसल अगर बीजेपी अकेले भी लड़ गई होती तो इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छे चांसेस थे खुद में सरकार में आने के। लेकिन बीजेपी अकेले लड़ेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 6-8% कुर्मी कोयरी ये वाला जो ओबीसी वाला वोट है, इसको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। वो इसको छोड़ नहीं सकती, वो इनको मजदार में नहीं छोड़ सकते और तेजस्वी यादव के लिए खुला भी नहीं छोड़ सकते कि आप इसको एक्वायर करेंगे, वो नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे। इसलिए इसलिए लायबिलिटी होने के बावजूद भी देखिए, मैंने मजाक में बोला था, उसको कोई भी दर्शक इसको दिल पे लेके ना बोले। एक बात मैं पूरब की भाषा में हमारे यहाँ पे सिलबट्टा कहते हैं, चटनी जिसमें पीसी जाती है सिलबट्टा होता है। बिहार की राजनीति में दो पार्टियां हैं और दो सिलबट्टे हैं। पार्टियां हैं आरजेडी और पार्टी है बीजेपी। सिलबट्टे दो हैं, जेडीयू और कांग्रेस। बीजेपी के गले में जेडीयू का सिलबट्टा है और उनके गले में कांग्रेस का सिलबट्टा है, क्योंकि ये मजबूरियां हैं। कांग्रेस भी आरजेडी की मजबूरी है। ठीक है, 70 सीट पिछली बार तेजस्वी ने देके गलती की, मानता हूं, लेकिन 35 सीट अभी भी लड़ने की कांग्रेस की हैसियत है। और वो अगर 2-4-5% भी अगर तेजस्वी मानिए कांग्रेस को डंप कर दें और कांग्रेस अकेले लड़े, 2% 3% जो भी कांग्रेस अपने वोट ले जाएगी वो तेजस्वी के लिए नुकसानदायक हो, विनेबिलिटी का फैक्टर चला जाए। तो ये दोनों ही गले में फांस भी हैं, उसके बगैर जीत भी नहीं सकते, ना निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं, इनका कुछ उपाय नहीं है। तेजस्वी को कांग्रेस को किसी भी कीमत पर लेके ही चलना पड़ेगा, भाजपा को जेडीयू को किसी भी कीमत पर लेकर ही चलना पड़ेगा। ये चारों अलग अलग लड़ जाए तो हो सकता है कि एक अलग किस्म का इक्वेशन खुले, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह से, जैसे आपको जी। दिख
कि क्या हो, लेकिन वैसी स्थिति अभी दिख नहीं रही। बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर, और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो नया ट्रैकर क्यों लाया गया है, क्योंकि इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन था, वो लोकसभा चुनाव के लिए था और उसके आंकड़े में ये स्पष्ट था कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है और बाकी जो पार्टियाँ हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। जिस तरह की उनको सीटें मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उतना ही जनाधार उनका बना हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन उससे एक आशय ये भी निकला कि जेडीयू और बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज विधानसभा चुनाव में भी है। पर अब जो ताज़ा ट्रैकर सी वोटर ने पेश किया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये चुनाव खुला हुआ है, जैसे ओपन कहते हैं अंग्रेजी में, यशवंत ने कहा। और बल्कि अगर इन आंकड़ों को देखें, तो अभी चुनाव होने की स्थिति में आरजेडी फ़ायदे में थोड़ी बहुत दिख रही है, क्योंकि 50% लोग चाहते हैं कि इस सरकार को बदल दिया जाए, वो इससे नाराज़ हैं। खुद तेजस्वी भी सीएम पद की रेस में बहुत आगे हैं नीतीश कुमार के मुकाबले। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का भी एक नाम आया, जिनको 14% समर्थन मिला है, और वो भी एक तरह से इस चुनाव में एक वाइल्ड कार्ड की तरह हो सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं चुनाव के परिणाम को प्रभावित करे। लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है। एक बार फिर से यशवंत, इस बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।